बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस दुआ के साथ, इस शुक्र के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम नए तरीके से उसको जान सकें, उसकी ज़ात के बारे में आगाही हासिल कर सकें, एट द सेम टाइम नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान हूँ। जिस तरह आयशा ने बहुत अच्छी बात की है कि अल्लाह पाक ने हमें एक और नया दिन दिया। हर दिन उठ के आपको एटलीस्ट अपने दिल में इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि अभी टाइम चल रहा है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, मैं एक दफ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा था तो जो ड्राइवर थे उनसे गपशप चल रही थी मेरी, और उन्होंने एक चीज़ कही थी, लाखों रुपए कर्जे के नीचे थे लेकिन मेहनत कर रहे थे कर्जा उतारने के लिए और अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे। तो मोटिवेशनल स्टोरी है ये। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जब तक सांस है तब तक चांस है। और उसके बाद मैंने लाइफ का मोटो बना लिया इस चीज़ को कि जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए लाइफ के अंदर, जब तक अल्लाह पाक ने घड़ी चलती रखी है आपकी, तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप कोशिश करते रहें। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी बहुत ज़्यादा। एनर्जी के लिए सबसे पहला आपका दिन का मील कितना इंपॉर्टेंट होता है हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ रिसर्चेस भी आ गई हैं जो आपके साथ हम करते हैं शेयर। अक्सर हम जानते हैं नाश्ते को कहा जाता है कि दिन की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है वो इंसान जो नाश्ते को स्किप नहीं करता। अब एक नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये तस्दीक भी हो चुकी है कि वाकई में ऐसा ही है। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च में ये बताया गया है कि नाश्ता वाकई अहम तरीन ग़िज़ा है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, रिसर्चेस और सर्वेस करने के बाद इस चीज़ का तयन किया है और ये कहा है कि वो लोग जो मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो अगर नाश्ते का इस्तेमाल करें तो उनके वो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन जो है ना उनके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती है। यस, अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये किस तरह से डिज़ाइन किया गया पहले आपको ये बताते हैं। 128 नौजवानों पर मुश्तमिल जो कि ग्रुप था उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। इन 3 ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद एक ग्रुप को इनके मामूल मुताबिक नाश्ता नहीं दिया गया, इनको नाश्ते से दूर रखा गया। जो दूसरा ग्रुप था उसको रोजाना नाश्ते के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन के दिए गए, और जो तीसरा ग्रुप था उसको रोजाना नाश्ते के अंदर प्रोटीन उसको भी शामिल किया गया। कम या ज्यादा मिकदार है, अब मेरी इंफॉर्मेशन में ये चीज नहीं है। 30 ग्राम था, डबल था। सेकंड ग्रुप 15 ग्राम था, थर्ड ग्राम, तीसरा जो ग्रुप था उसमें 30 ग्राम था। इसके बाद इन अफराद को कहा गया कि अब आप जाइए, जाकर जिस तरह से आप खाना चाहते हैं, जिस तरह से दिन गुजारना चाहते हैं, आप अपना दिन गुजारिए। इस तहकीक में अब ये सामने आया कि तीनों ग्रुप्स में शामिल अफराद जो हैं वो दिन भर लगभग एक जैसी कैलोरीज का इस्तेमाल करते रहे, जो कि तकरीबन 2300 कैलोरीज के करीब थी। और ये सामने आया कि जो अफराद नाश्ता करते थे वो दिन भर में फाइबर, आयरन, जिंक और दीगर न्यूट्रिशंस जो है ना उनको ज़्यादा मिकदार में अपना जुज़्वे बदन बनाते रहे, यानी कि एब्जॉर्प्शन उनकी बहुत अच्छी थी। उसके मुकाबले में जो अफराद नाश्ता करने से गुरेज करते थे वो नाक़िस ग़िज़ाओं का ज़्यादा इंतखाब करते थे और सेहत के लिए मुफीद अज्जा जैसे कि फाइबर, आयरन और जिंक को जिस्म का हिस्सा नहीं बना पाते, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती थी। आपकी इस बात पर एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि क्यों ये होता था। ये इस वजह से होता था, स्टडी के अंदर बताया गया कि प्रोटीन जिस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जो आप गोश्त, अंडे, दूध के थ्रू ले सकते हैं, उसमें से आपको कोलिन, आयरन और इस तरह की चीजें मिलती हैं। ये तमाम तर चीजें आपकी बॉडी में अगर होती हैं तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं अननेसेसरी, जो कि आप नाश्ता ना करने की वजह से जब आपको क्रेविंग्स होती हैं कि यार मैं कुछ खा लूं, मुझे कोई कमी महसूस हो रही है, तब जाके आप ये अनहेल्दी चीजें देख देख के बात करें बार बार। मैं तब्दील करने लगी हूँ भाई, मैं नाश्ता करके आया करूंगी, कोई मसला नहीं है। ये हमारे ऑफिस में सबको पता है आयशा नाश्ता नहीं करके आती, उसके बाद कह रही होती है मुझे भूख लग रही है कुछ खाने के लिए दे दो। भाई इंपॉर्टेंट है, नाश्ता करके आना चाहिए अगर आप किसी की डाइट पर नहीं है, और जो कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हेल्दी डाइट नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाएगी, और नुकसान सिर्फ खानों की वजह से या बुरी डाइट की वजह से नहीं होता। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज एट द सेम टाइम, एक अब्र रहमत जो कि जिसके नाम के अंदर रहमत शामिल है, वो जब हमारी तरफ आ रही हो और हमारी तैयारी पूरी ना हो या फिर हमारी वजह से, हमारी नाअहली की वजह से वो जहमत बन जाए तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। मुल्क भर में हम सब जानते हैं कि मानसून बारिशें इस वक्त जारी हैं और मामूलात ज़िंदगी जो है वो अच्छे खासे डिस्टर्ब हुए हुए हैं हम सब के। तकरीबन गुज़श्ता एक माह के दौरान शदीद बारिशें हुई हैं, फ्लैश फ्लडिंग की इत्तलात भी आई हैं, लैंड स्लाइडिंग के हादसात भी हुए हैं, आसमानी बिजली भी गिरी है और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली 108 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो गए हैं, 344 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, जहाँ पे तकरीबन
55 के करीब अमवात जो है ना वो रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन पंजाब के अंदर भी अमवात हुई हैं। पंजाब के अंदर भी अमवात हुई हैं, जो 29 अफराद हमें रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहे हैं जाँ बहक हो गए, अपनी जान की बाजी हार बैठे। मुख्तलिफ दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब अभी भी कायम और बरकरार है, जबकि चिन्योट, मुजफ्फरगढ़, जेलम, सियालकोट, नारोवाल और दीगर इलाकों के अंदर सैलाबी रेलों ने फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, मकानात को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है और इसी के साथ लोगों के जानवर भी बहकर इसके साथ चले गए हैं। अब इधर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 29 जुलाई से मानसून बारिशों का एक नया और ज़्यादा ताकतवर सिलसिला भी शुरू होने वाला है। आयशा, आई होप कि हमारे पास नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि हम हर दफ़ा वो एडहॉक बेसिस जो आप कहती हैं कि फायर फाइटिंग पे चल रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, इस मरतबा और क्या होने वाला है और नए स्पेल के अंदर कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जान लेते हैं। साथ मौजूद है डायरेक्टर फोरकास्टिंग महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया। विर्क साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या फोरकास्ट है अगले हफ्ते के लिए? जी आशा इस तरह है कि इस वीक पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज और कल जो 2 रोज़ होंगे इसमें कोई ऐसी बड़ी बारिश नहीं है, ताहम लोकलाइज्ड बारिश जो है ना वो हो सकती है, जिसमें शुमाल मशरकी पंजाब के चंद एक इलाके हो सकते हैं। इसके अलावा जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर एक दो जगहों पे हो सकती है। बाकी साउथ ईस्ट सिंध में भी हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं पारकर वगैरह में कोई चंद एक मुकाम पर हो जाए। इसके अलावा जो बलाई इलाके, खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके होंगे यहाँ पर भी ज़्यादातर बादल रहेंगे, कहीं इक्का दुक्का जगह पे कोई बारिश हो सकती है। अदरवाइज आज और कल कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं है। उसके बाद जो बुध के रोज़ एक स्पेल जो है मानसून की बारिशों का स्पेल जो है वो कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाके जितने भी जैसे शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, यहाँ से ये आगाज़ होगा इसका। और फिर जैसे ही ये इस महीने के आखिर में 30-31 जुलाई को ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में फैल जाएगा। इसमें फिर बालाई इलाके जो होंगे जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी शामिल होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के भी, कश्मीर के भी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पटवार के इलाके सारे, और बालाई पंजाब, वस्ती पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी आप देख रहे हैं इस नए स्पेल के अंदर विर्क साहब? कोई अनयूजुअल कहीं पर ज़्यादा या फिर उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी मूसलाधार बारिश जो है ना आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें भी जो नमी आएगी वो बे ऑफ बंगाल से आएगी। जब बे ऑफ बंगाल से नमी आती है, क्योंकि अभी आपने देखा जो हवा का कम दबाव है वो बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और एडजॉइनिंग जो इंडिया के मशरकी इलाके हैं वहाँ पर है और उसने काफ़ी उधर बारिश की है। तो यही जो होगा अगले 24 से 48 घंटे के बाद जब ये आगे मूव करेगा तो इससे जो नमी आएगी हमारे पास, तो वो अगेन जो है आपको वो मूसलाधार बारिश और बाज़ इलाकों में शदीद बारिश जो है ना वो भी रिपोर्ट हो सकती है। जी चलें, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाली नमी मूसलाधार बारिशों का बायस बनेगी। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमें ज्वाइन कर रहे हैं होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान फैसल एहसान पीरजादा साहब भी। उनसे भी इन डैमेजेस के बारे में और आने वाली बारिशों की प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रिपेयर्डनेस की जो सिचुएशन है ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइडिंग, बहुत तेज़ी से फ्लैश फ्लड्स का आ जाना और फिर उसके बाद ग्लेशियर्स एक और थ्रेट हैं कि जो बनते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ साथ। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। एक्चुअली गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत का पहले अंदाजा लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई 72,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित एक इलाका है जो तकरीबन केपी के बराबर है ना। और उसके बाद यहाँ पे कोई 8,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। इट्स अ वाटर टावर ऑफ पाकिस्तान। ये मीठे पानी के ज़खायर हैं ये सारे, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स दुनिया में अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान में है। तो इस वजह से ये चीज़ इस रीजन को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं कंटिन्यूस वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स का राइज होना, जिसकी वजह से ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है, ग्लोफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डेब्रिज फ्लो हो रहा है और सडन ऐसे चीज़ें क्लाउड बर्स्ट वगैरह की हो रही हैं, दरियाई कटाव वगैरह, जिससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोग मुतासर हो रहे हैं। उसके हवाले से हमने इस वक्त जो है जो मेजर रोड है जो
स्कर्दू को गिलगित से मिलाती है, जिसको JSR कहा जाता है, वो 2 जगहों से तकरीबन 4 दिनों से बंद है। और क्योंकि उस RCC ब्रिजेस बह गए हैं, वहाँ पे टेम्पररी वर्क चल रहा है, लेकिन पानी का बहाव अभी तक चल रहा है। तो इस वजह से दोनों तरफ जो है वो सयाह और ख़ास लोकल लोग काफ़ी स्टैंडर्ड हैं, जिसकी वजह से हम एक अपना पूरे उनके हवाले से काम कर रहे हैं। दूसरा तांगी दारेल, ये द्यामिर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी काफ़ी सैलाब आए हैं, जिससे घर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। गिजर घांचे तोरमिक हमारी वैली है, उस तरफ भी आए हैं काफ़ी ज़्यादा। इस हवाले से हमने एक प्रोएक्टिव मेजर्स ये लिए थे कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ पहले ही हम बैठ के उनके वॉलंटियर्स के साथ, यहाँ क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी रिजिलियंट है पहले ही, इस हवाले से 4-5 सालों से हम फेस कर रहे हैं, तो प्रोएक्टिवली हमने ये चीज़ें उनके साथ बैठ के उनको इक्विप भी किया था। दूसरा PEOC हमने कायम किया यहाँ पे प्रोविंशियल, जो कि डायरेक्ट NEOC के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, और हम वक्त हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में ठीक है, बहुत अच्छी बात है पीरजादा साहब। मुझे ये बताइएगा, हम हर साल जब भी मॉनसून शुरू होने वाला होता है, मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद ये सारी बात कर रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये नहीं हुआ, या ये किया था, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो गई या फिर तबाही हो गई। क्या ये बियॉन्ड मैनेजमेंट है इस एरिया की? अगर हम बात करें यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, क्या ये बियॉन्ड हैंडलिंग है, या फिर और कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम हर साल जानते हैं कि नुकसान होगा, हर साल जानते हैं कि ये होने वाला है, उसके बावजूद हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते? अरे ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये बियॉन्ड मैनेजमेंट हम इससे आधा आधा कह सकते होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में यहाँ हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि हर साल किसी नई जगह पे ग्लाफ एक्टिविटी, क्लाउड बर्स्ट, ये चीजें हो रही हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरा ये कि ये रीजन जो है ना, ये फुल फ्लेज एक सूबा भी नहीं है, और यहाँ पे एक ओवरऑल कमी है रिसोर्सेज की, जिसके हवाले से हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भी हमेशा देख रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते और क्लाइमेट रिजिलियंस मुख्तलिफ अंदाज तौर तरीके से लाते नहीं है, तब तक ये इस तरह से उसको देखा नहीं जा सकता। अच्छी बात यह है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल कराए हैं, जिसकी वजह से इस साल जितनी अमवात आप ओवरऑल पाकिस्तान बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिर्फ 2 अमवात का सिलसिला है, जो कि वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ मतलब अमवात का सिलसिला बहुत कम रहा है यहाँ पे, इस वजह से कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, प्रोएक्टिव अप्रोचेस। और हमारा दिल उन 2 अमवात के ऊपर भी उतना ही अफसुर्दा है जितना किसी और जगह की अमवात के ऊपर होता, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि आपने बात की। पीरजादा साहब, ये बताइएगा कि हम ये जो अमवात होती हैं, जो हमारे सामने फौरी इमीडिएट नुकसान जो होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा और कौन से थ्रेट्स हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है अगर इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए कुछ ना किया गया? ऑल्दो आपने बताया कि पाकिस्तान तो बड़ा अपने आप को लकी तस्वुर करना चाहिए कि दोनों पोल्स के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है पूरी दुनिया का, गिलगित बल्तिस्तान। तो क्या किया जाना चाहिए, और अगर नहीं किया गया तो कौन से इमीडिएट थ्रेट्स हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे? देखिए, अव्वल तो सिचुएशन एनालिसिस और असेसमेंट्स होती हैं हमेशा हर जगह पे ना, और वो पिछले 4-5 साल से जो हम फेस कर रहे हैं, वो हम मुख्तलिफ ब्लैक स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई नया ब्लैक स्पॉट भी आ जाता है। लेकिन उससे ये होता है कि रेजिलियंस कायम करनी, मैंने जैसे बताया ना, बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ जब भी मलबा और मुख्तलिफ ये क्लाउड बर्स्ट वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं, अनलाइक रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है ना कल्टिवेबल नहीं रहती। मुख्तलिफ जगहों पे फ्लड्स आ रहे होते हैं, तो वहां पे फ्लड्स के बाद दूसरे साल वो जमीन जो है वो ज्यादा काश्त के लायक होती है, लेकिन यहाँ वो काश्त खत्म हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा डिब्री फ्लो उसके ऊपर आता है। तो हमने पहले तो ये देखना है कि लोगों का जो माश है, जरिया माश, उसको रेजिलिएंट बनाना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे
बहुत सारे लोग जो है ना वो सयाहत के शोबे से बहुत ज्यादा मुंसलिक हैं, तो हमें ज्यादा से फैसल एहसान पीरजादा रोड साहब सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जो आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है वो ये है कि हम लोगों को रिजिलियंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम मॉनिटरिंग आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट और है। यही सब कुछ करने के लिए आवाम जो है ना वो इंतजामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ देख रही होती है। मैं इरफान बेग साहब से जी, पूछना हम चाहता हूँ, एक शॉर्ट सा दिन क्वेश्चन है के सर। साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये बार-बार ये इस वजह से Right. कह रहा हूँ कि जितने भी घर वगैरह गए प्लीज हैं, कंक्लूड कीजिएगा जितने भी पीरजादा साहब, infrastructure हमें damage हुआ, वी आर आउट ऑफ टाइम। एक कमेंट लेना है हमें विरिक साहब से, उसके बाद हम जाएंगे। प्लीज कंक्लूड कीजिएगा 10 सेकंड्स में, क्या कह रहे हैं आप? जी मैंने कहा कि हमारा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा उसको तवज्जो देनी जरूरी है, जिसमें रोड्स भी हैं, जिसमें जहां जहां हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां कंटिन्यूसली लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह होती हैं, बंद होते हैं रोड, वहां पे हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, क्लाइमेट रेजिलियंस पब्लिक में लाने की, वो हम कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम उतना स्ट्रेच नहीं कर सकते होते। दूसरा ये कि ये फिनोमेना जो है ना यहाँ पे 2-3 साल से ज्यादा ठीक है। बढ़ गई है और उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वी गॉट योर पॉइंट, तो वी गॉट योर उसको पॉइंट study भी पीरजादा कर रहे साहब, हैं। हमें आपका पॉइंट मिल गया। सॉरी वी आर आउट ऑफ टाइम। विरिक साहब, कराची के बारे में बता दीजिएगा, वहां पर बारिश हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर? देन विल कंक्लूड दिस सेशन। देखिए, फिल वक्त अगर आज की कंडीशंस की बात करूं मैं, आज जो मॉडल्स की हमने एनालिसिस किया है, सारी चीज़ें देखी हैं, आज के मुताबिक इंशाल्लाह जो है जो अगस्त का पहला हफ्ता होगा उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में भी बारिश हो जाए। ऑलराइट, और ये बताते जाइएगा बिल्कुल शॉर्ट के जो 29 जुलाई का स्पेल है, ये अभी वाले स्पेल से ज़्यादा एक्सट्रीम, ज़्यादा सवेयर होगा या इससे कम होगा? जी, ये वाला जो स्पेल होगा, ये जनूबी जो सिंध के इलाके होंगे उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी बारिश हो जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में भी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश, प्रॉपर जो बारिश हुआ करती है वो उस तरीके का एक स्पेल जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की डेट। अल्लाह करे खैर की बारिश हो, रहमत की बारिश जो है ना साबित हो। ये बहुत शुक्रिया आपका विरिक साहब और पीरजादा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक पिक्चर जो है हमने आने वाले हफ्ते की, आने वाले दिनों की आपके सामने रख दी है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है एंड देन फोरकास्ट किया है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो सकता है मौसम के अंदर, ये आपके सामने रख दिया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर रोज़ ही आपको बताते रहें मौसम की सूरत हाल के बारे में, जो हम अक्सर करते भी हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में इलेक्शन आज होगा। आज की सारी न्यूज़ आपको सारे न्यूज़ चैनल्स पे और हर जगह सोशल मीडिया समेत इसी पोलिंग के बारे में मिलेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मरहला है जो जारी रहेगा, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कि मेरा दिल इसलिए खुश है कि फाइनली हमें नज़र आ रहा है कि हर साल के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती चली जाती है और ऑल दो इशूज़ होते हैं, लेकिन इलेक्शंस और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब इसके अंदर मीरपुर को डिवाइड किया गया, जहाँ पे आज आपको इलेक्शंस मिल रहे हैं, वो 4 हल्के हैं कि जिसके अंदर डिवाइड किया गया। और मीरपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिराज, तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं अपडेट लेने के लिए। शिराज, मीरपुर में क्या टेम्परेचर है और कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है कि पब्लिक गर्म है और पार्टी सामने है? बस अभी सुबह 8 बजे से आगाज हो गया। गहमा गहमी तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा थी। अगर आप मीरपुर शहर की बात करें, हल्का L3 जो मीरपुर जिले का सबसे बड़ा हल्का नामजद किया गया है, मुकर्रर किया गया है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो सुबह से जो है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। शहर के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे जो है वो वोटर्स, मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। और अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के चारों हलकों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बताइए शिराज के इस वक्त फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को क्या की जा रही है, या फिर एक वो कहते हैं ना कि वाइब क्या है, क्या लोग निकलेंगे? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्न आउट बेहतर होगा यहाँ पर? तो ये काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि टर्न आउट में हमेशा गर्मी की वजह से कमी बाज़ औक़ात होती है, और ये जो उम्मीदवार हैं इनका सबसे जो अहम काम होता है इस दिन वो अपने वोटर्स को बाहर निकालना है, अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाना है। ये तो हर दफा इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इस दफा जो
मुझे लगता है कि जो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम भी जो है वो नाफिज है। यहाँ पर काउंसलर्स हर वार्ड में मौजूद हैं, यहाँ मेयर भी है, यहाँ जिला काउंसिल के चेयरमैन हैं। जो काउंसलर्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा इस मरतबा कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस हमने थोड़े वार्ड डिफरेंट की भी तो है ना सतह पर पिछले देखा। बार की निस्बत। अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो उन सर्कमस्टांसेस की वजह से भी कुछ फर्क पड़ सकता है कि टर्नआउट कम हो? अगर आप जिला मीरपुर की बात करें तो उसमें एक हलका है डडियाल, वहाँ पे आपकी जो बात है वहाँ फर्क पड़ सकता है। लेकिन ठीक है। उसमें एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, एक कोर मेंबर कमेटी के मेंबर हैं जो रावला कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन ठीक है। उनके जो चचा हैं वो डडियाल से पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे हैं। इसका मतलब है उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं हिस्सा ले रही हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू शराज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें हमारे सामने एक पिक्चर छोटी सी रखने के लिए। इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर काफ़ी जो है ना वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है, गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही है, बयानात आते हैं फिर उनका जवाब भी आता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सेनेट के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी तनकीद आपकी तरफ से भी की जा रही थी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, फिर मरियम साहिबा के ऊपर भी बात की आपने कि अगर हमारा वोट ना होता तो ना उनकी गवर्नमेंट होती, ना वो खुद सीएम होती, ना विफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट होती। आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त जारी है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपको क्या उनके ऊपर लगता है कि क्या गलत किया जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, और ओवरऑल आपका एनालिसिस? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इलेक्शन लॉस मौजूद हैं और कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और इलेक्शन लॉस और इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं कहीं भी, उनको इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कैंपेन में इजाज़त होती। इनके वज़रा इधर आके कैंपेन करते रहे, और मैंने चंद दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की और मैंने उन्हें कहा कि जो उनकी ऑफिस बेरर्स है वो बिल्कुल कैंपेन करें। मैं ऑफिस बेरर हूँ, मैं कैंपेन करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं हूँ। तो ये मरियम नवाज साहब तशरीफ़ लाई तो उनको तो नहीं आने देना चाहिए था। मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी हेड है, वो ज़रूर आते, वो कैंपेन करते। फिर कश्मीर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है उसकी इंटरफेरेंस है, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर जो है डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे वो इंचार्ज समझा जाता है, और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यूज होते हैं। और फिर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए, मैं समझता हूँ वो भी इलेक्शन लॉस की वायलेशन थी। और फिर कल यहाँ पे वो ग्रीन बसेस उन्होंने भिजवाई, उस पर भी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि ये आप अपनी कस्टडी में ले लें। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हो सकते, इसको तो फिर पॉलिटिकल ब्राइब कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इलेक्शन जो कैंपेन थी उसमें अनाउंस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। या तो शेड्यूल आने से मदद करना चाहते थे ज़रूर करें। 10 अगस्त के बाद अगर वो इस खत्ते के अवाम की वो खिदमत करने जाते हैं वो ज़रूर उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन बुनियादी बात ये जो है, आज मैं मुजफ्फराबाद में बैठ के महसूस करता हूँ कि यहाँ के लोगों को वो ये 8 बसें नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोग जो है ना वो आटे को तरस रहे हैं। आपने पाबंदी लगाई हुई ट्रांसपोर्टेशन पे आटे के लिए, गंदम के लिए, और ये इशू KPK में भी है। यहाँ पे एडजॉइनिंग KPK आता है, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट आता है, और वहाँ पे लोग आटे को तरस रहे हैं। मुजफ्फराबाद में लोग आटे को तरस रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में। तो इसके लिए अगर इनकी को मदद करनी थी तो पाबंदी ख़त्म करें जो गंदम की ट्रांसपोर्टेशन थी आज़ाद कश्मीर के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी आटे का इशू है और भी बेसिक इश्यूज हैं। वोटिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि बसेस दे के तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कश्मीर की आवाम को, और दूसरी जानिब जो कि है वो कहा जा रहा है कि जंग आलूद तीर से अब शेर का शिकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आटे की कमी और बसेस से पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल लोग ये समझ पा रहे हैं और लोगों को एहसास है इस बात का, और ये कहा कि ये लॉलीपॉप देने की कोशिश ना की जाए।
दूसरा उन्होंने किया जंग आलूद तीर। तो रिसेंटली अभी हम इलेक्शन जीत के आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे हमारे तीर ने शेर का शिकार किया और इंशाल्लाह कश्मीर में भी उसी तीर से हम इनका शिकार करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स तीर को पार्टी तेज जो है, करने में कि एक दूसरी सियासी जमात की भी ज़रूरत पड़ गई थी ना नैयर बुखारी साहब, अगर मैं ये लिबर्टी ले सकूं कहने की कि दूसरी सियासी जमात की हेल्प लेनी पड़ गई थी, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि बन सकती है आज़ाद कश्मीर के अंदर? दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी सही तरह से नुमाइंदगी कर पा रही है आज़ाद कश्मीर के अवाम की राइट नाउ इलेक्शन कैंपेन के दौरान? बिलाशुबा जो आपने कहा कि मदद लेनी पड़ी, हमने तो वो जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसमें हमें बहुत सारे एतराज़ात थे जीबी के इलेक्शन कमीशन पे भी। हमारी कुछ सीटें इन्होंने जबरन उनको रोके रखा। हम वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी में बिल्कुल थे और नून ने तो प्रेफर किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हम आपके मुकाबले में अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे। तो नाइस ऑफ देम। यहाँ पे भी मैं सूरत हाल है कि ये तो 10 अगस्त को फैसला होगा कि किस जमात के पास आज़ाद कश्मीर असेंबली की कितनी सीटें हैं, और फिर उसमें डायलॉग तो ज़रूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेगी और वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह फॉर्म करेगी। अच्छा, काफी अट्रैक्टिव वादे तो सीएम साहिबा की तरफ से किए गए। आपको लगता है कि अवाम इन वादों से मुतासिर हो जाएगी, ये इंतखाबी वादे? देखिए जी, हमने तो एक असूली मौक़िफ़ लिया। मेरे चेयरमैन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था और बिल्कुल वो कहते रहे नून लीग वाले कि जी प्राइम मिनिस्टर आपका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा आज़ाद कश्मीर का देखता है, मरकज़ को, कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर्स को डायरेक्शन ही चलती हैं, वो नून लीग के पास है। लेकिन हमने तो उस वक्त भी कहा था कि डायलॉग ही एक ज़रिया है। मेरे चेयरमैन ने भी कल भी अपने पैगाम में कहा कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों से भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि गोली और बंदूक से मसाइल हल नहीं होते, अगर इश्यूज़ हैं तो बैठ के डायलॉग किया जाए और उस पर उसको रिजॉल्व किया जाए। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन की जो कैंपेन थी आज़ाद कश्मीर में बड़ी भरपूर कैंपेन थी, बड़ा भरपूर रिस्पांस था। आज भी रिस्पांस बड़ा भरपूर है। जो मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो होपफुली कि हमने जब 2021 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 सीटें जीती, बावजूद इसके कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी वफाक में, उनकी इंटरफेरेंस थी, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नून से ज़्यादा सीटें हासिल की थी उन्होंने। और इस मरतबा भी फिर इंशाल्लाह जो मुकाबला हमारा पड़ रहा है वो नून का है, लेकिन नून के साथ और दीगर जमातें भी हैं। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि तीनों डिवीजन से वो अक्सरियत में सीटें जीतेगी और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का उसको नोटिस लेना चाहिए था। अच्छा, अगर जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ नैयर बुखारी साहब जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि विफाक की तरह यहाँ पर भी इत्तेहाद हो सके? देखिए जी, पॉलिटिकल प्रोसेस में इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इसमें डायलॉग होता है और फिर जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उसको सामने रख के तो मामला तय किए जाते हैं। मसलन 2024 में हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि हम अपने चेयरमैन को फील्ड करते एज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। हमसे ज़्यादा सीट्स थी नून की, तो हमने कहा आप गवर्नमेंट बना लें। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में नून ने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज़्यादा थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, तो इसलिए हमने वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म की। तो ये जो 10 अगस्त को जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। ठीक है, साथ ही रहिएगा। नैयर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वफाकी वज़ीर हैं, उनकी तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब भी मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप अनाउंस कर रहे हैं, वफाकी वज़रा वहाँ पर जा रहे हैं, फिर मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब वहाँ पर गई, तो ये नहीं होना चाहिए था, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट इलेक्शन कैंपेन के दौरान। योर टेक? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मरकजी लीडरशिप को आज़ाद कश्मीर में जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आना चाहिए या नहीं। इसका जो आगाज है वो तो चेयरमैन ने किया है और जो पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त जाहिर है सीनियर तरीन और उनके लीडर हैं और चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
जब वो वहाँ पे आए और उन्होंने जलसों से, एक नहीं मुतअद्दिद जलसों से खिताब किया, हमारी लीडरशिप ने तो सिर्फ दो जलसों से खिताब किया है, तो लिहाजा अगर कोई इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है तो मैं समझता हूँ कि ये रिवायत या ये जो ऑफिस तो होल्ड नहीं करते ना बिलावल साहब, मरियम साहिबा तो सीएम है, बिलावल साहब अभी कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे। नहीं, ऑफिस खुद अगर होल्ड नहीं कर रहे तो पार्टी के चेयरमैन है, और पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट है, तो ये सिर्फ जाती तौर पर ऑफिस होल्ड करने की बात नहीं है, वो खुद मेंबर कौमी असेंबली है, चेयरमैन है। तो ये बात तो मैं समझता हूँ कि गिला बनता नहीं है, क्योंकि सारी जमातों की लीडरशिप यहाँ पे आई है। और मेरा ख्याल है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं और जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के जज्बात हैं और जो वालियाना एक मोहब्बत और अकीदत है, मैं नहीं समझता कि जो हमारी पाकिस्तान में पार्टियां हैं उनकी मरकजी क़यादत को या उनकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उन्हें आज़ाद कश्मीर की सियासत से या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। हम तो कश्मीर को और पाकिस्तान को हमेशा एक समझते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंस किया जाना, तारिक फजल चौधरी साहब, ड्यूरिंग कैंपेनिंग बसें जो पहुंची हैं वहां पर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, डेवलपमेंट के यहाँ पे जो अमली तौर पे फील्ड में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो मुकम्मल तौर पे बंद है, लेकिन कोई भी लीडरशिप वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो तो यहाँ पे अपने कैंपेन के दौरान ये कहे कि मैं अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है हमारी जमात की तो हम यहाँ पे फलां फलां प्रोजेक्ट करेंगे। ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि ये आपका एक तरह से मंशूर होता है कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम आपको ये चीजें देंगे। और हम अगर ये कहते हैं कि पंजाब में अभी जो बसें पहुंची हैं वो कैंपेनिंग के दौरान पहुंचना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले से अनाउंसमेंट थी कैंपेनिंग के दौरान, ये बाद में भी तो आ सकती थी इलेक्शन के फौरन बाद। देखिए, ये कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। हमारी यहाँ पे जो मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बात जो है वो बड़ी वजाहत से की है, और वो ये है कि जो प्रोजेक्ट मैं पंजाब में कर रही हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पे बनती है तो वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी होंगे। वो तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे कह सकते हैं कि गिफ्ट दिया गया है आज़ाद कश्मीर को। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 के बजाय मैं तो कहता हूँ 20 बसें लेके आए, यही तो कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उन्हें ये महसूस हो कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अगर सेहत या तालीम की सहूलियात। नैयर बुखारी साहब, ये गिफ्ट है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये गिफ्ट है जो दिया गया है पंजाब की तरफ से, सीएम साहिबा की तरफ से आज़ाद कश्मीर के लोगों को। व्यूअर्स, ये नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से आपकी तरफ आ गया है पर्सपेक्टिव। बैठिए, इस पर थोड़ा सा सोचिए। हम जाते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से आपको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेसेस के बारे में हम अपडेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के प्रोसेसेस के बारे में अपडेट कर रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के नौजवान जो पाकिस्तान को दुनिया के फ्रेम पे ले जाकर प्रेजेंट कर रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। और ये नौजवान अपना लोहा मनवा रहे हैं सारी दुनिया में, हर तरह की फील्ड में, जो स्पोर्ट्स से लेकर साइंस तक है, और हम आप तक लेके आते हैं इनकी न्यूज़। हम आपको एक ऐसे ही पाकिस्तानी नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं और उनसे आज करेंगे हम गपशप। इन्होंने की है तारीख रकम और किस तरह के बाइकर और व्लॉगर हैं शान अली। इन्होंने अमेरिका भर में मोटरसाइकिल का एक लंबा चक्कर लगाया और तन्हा सोलो ट्रैवल किया। इन्होंने 16,000 किलोमीटर से जायद का सफ़र मुकम्मल करते हुए शान अली ने अपने साथ परचम रखा पाकिस्तान का, और बर्फपोश पहाड़ों में से, सहराओं में से, तवील हाईवेज के ऊपर से और मुख्तलिफ रियासतों में से गुजरते हुए अपना ये ट्रैवल इन्होंने किया कंप्लीट। अब ये जो एक्सिलरेटिंग सा एक सफ़र था, ये जो एड्रेनलिन मैं कहना चाहूँगा, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट। सफ़र आपको आपसे मुतारिफ करवाता है, इट्स मोर देन दैट। तो इस बारे में हम शान अली से करेंगे गपशप। पहले करते हैं शान अली को वेलकम। अस्सलाम वालेकुम शान अली, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने होस्ट किया प्रोग्राम में, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शान अली, आपने कब सोचा कि मुझे अब शान पाकिस्तान भी बनना है? जी, मैं पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 7 से 8 साल राइडिंग करता रहा हूँ और तकरीबन 40-50% पाकिस्तान मैंने मोटरसाइकिल पे ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है। और तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले मैं अपने वर्क परमिट स्टेटस पे मैं अब्रॉड मूव हुआ कनाडा में। तो मेरी फर्स्ट क्रॉस कंट्री आई वांटेड टू डू यूएस।
तो फिर मैंने उसको प्लान करना शुरू किया और प्लान करते करते फिर मैंने इस पॉइंट पे पहुंचा कि मैं पूरे का पूरा यूएस का जो है ना वो लूप फिनिश करूंगा और फिर उसको तकरीबन 4-5 माह मुझे लगे प्रॉपर सही से प्लान करते हुए और फिर मैंने अपनी फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो है वो मुकम्मल की। अच्छा, क्रॉस कंट्री आपने किया, आपने अपने बजट को किस तरह से तय किया कि अच्छा मैं ये बाइक लेके जा रहा हूँ, इतना मेरा फ्यूल का एक्सपेंस होगा, इतना मेरा रहने का, हाउ डिड यू प्लान इट? अच्छा, बजट में नॉर्मली क्या होता है, लोग होटल मोटेल और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर आप जो है ना वो ट्रैवलिंग करते हुए रुक रहे होते हैं और अपना नाइट स्टेज कर रहे होते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ज़रा डिफरेंट थी और मैंने क्या किया कि मैंने लोकल्स के साथ अमेरिका के अंदर, ये अपनी नौयत का एक डिफरेंट तरह का एडवेंचर था कि मैं लोकल अमेरिकन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। क्या है कि आप जब लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हैं तो आपको वो एक ट्रैवल एक्सपोजर, जो रियल रॉ किस्म का ट्रैवल एक्सपोजर होता है, वो मिल रहा होता है। तो उस चीज़ का मुझे बेनिफिट ये भी हुआ कि मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। मेरे लिविंग एक्सपेंसेस जो यूएस के अंदर थे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, वो बहुत नीचे आ गए थे क्योंकि मैं फ्री में रुक रहा था, फ्री में खाना खा रहा था और फ्री का ट्रैवल एक्सपोजर मैं लोगों से ले रहा था। तो मेरा नॉर्मली जो सिर्फ एक्सपेंस होता था वो फ्यूल का होता था। कहीं कहीं मुझे अकोमोडेशन भी लेनी पड़ जाती थी बड़े शहरों के अंदर और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको फूड भी खाना पड़ जाता है। तो मेरा जो टोटल 33 डेज का जो पीकेआर के अंदर एक्सपेंस आया वो 16,000 किलोमीटर का फ्यूल, अकोमोडेशन और फूड, इन 3 चीज़ों का 7,49,350 पीकेआर जो है ना वो बनते थे जब मैंने फाइनल किया अपना सारा कुछ। नॉट बैड। आपका एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। एट द सेम टाइम आपको बड़े मेहमान नवाज लोग मिले अमेरिका के अंदर, इसके ऊपर मुबारकबाद आपकी बनती है। ये बताइए शानी अली कि आर यू द फर्स्ट वन जिन्होंने इस पूरे लूप को कंप्लीट किया या आपसे पहले भी कोई कर चुका था एंड देन यू गॉट द आइडिया और आपने कहा कि मैं भी अब इस पूरे लूप को कंप्लीट करता हूँ? अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर इतना एक्सटेंसिव किस्म का मोटरसाइकिल ट्रिप पहले पाकिस्तानी किसी ने भी नहीं किया हुआ। पाकिस्तान से पहले कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, थोड़ी बहुत उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई है, लेकिन इतना एक्सटेंसिव फुल फ्लेज जो प्रॉपर एक्सपीडिशन है ना वो किसी पाकिस्तानी ने इससे पहले नहीं की हुई। वो कह लेंगे मौका नहीं बना, टाइम नहीं आया, वरना हमारे पास बहुत अच्छे बहुत कमाल के पाकिस्तान के अंदर राइडर्स हैं। तो मेरे हिस्से में इस तरह की एक कह लें कि तगदो आई और मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत मैंने इसको फिनिश किया और मेरा ख्याल है कि इस वक्त की तारीख तक मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने मोटरसाइकिल के ऊपर ये एक्सपीडिशन पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ फिनिश की है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ किया। अच्छा, इतना लंबा ट्रैवल रहा आपका, पहाड़ों में से गुजरे, सहराओं में से गुजरे, लोगों के साथ रहे, तो वो लोगों वाली बात से एक सवाल दिमाग में आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो मिला होगा जो सारी जिंदगी आपकी यादों में महफूज होकर रह गया। किसी ऐसे कैरेक्टर, ऐसे वाक़े के बारे में बताएं। देयर आर सो मैनी, और आप यकीन माने कि मुझे नॉर्मली यूएस में जाते हुए लोग डरते हैं कि बड़े डिफरेंट तरह का रेसिज्म और बड़े नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं, जो कि आजकल पॉलिटिकल हालात और जिस तरह की गवर्नमेंट और सिस्टम सारे का सारा आपको पता आया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1% भी मेरा किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि आप ये माने कि 10 में से 7 या 6 लोग इस तरह के होंगे जो पहले कभी किसी पाकिस्तानी को मिले भी नहीं थे और दैट वाज द फर्स्ट टाइम वो फिजिकली किसी पाकिस्तानी के साथ बैठ के टेबल पे बात कर रहे हैं और उनके साथ खाना खा रहे हैं और ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। ये बताएं आपने सही तरह रिप्रेजेंटेशन की पाकिस्तानियों की या नहीं? उनके जहन को तब्दील किया मीडिया से हटकर, इंटरनेशनल मीडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। न्यू मैक्सिको में एक जगह है अल्बुकर्की, वहां पे मैं गया जहाँ पे ब्रेकिंग बैड सीजन भी बना हुआ है सारा। वहां पे एक बंदा मुझे होस्ट कर रहा था और वो बड़ा कह लें कि जरा कंजर्वेटिव किस्म का सारा एरिया है। तो मैं वहां पे जब गया, मैं एक बंदे, गोरा ही था वो, तो मैं जब उसको पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उसका फर्स्ट कमेंट ये था कि ओ यू गाइस आर नेगोशिएटर्स। तो आजकल के जो करंट हालात चल रहे हैं ईरान यूएस वॉर कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से, वो उस चीज को जो है ना वो एज अ रेफरेंस सामने रख के वो बात कर रहा था, यू गाइस आर नेगोशिएटर एंड ट्राइंग टू सेव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का उसने जो है ना वो कमेंट पास किया था विदाउट हैविंग एनी डिस्कशन। उससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी से भी नहीं मिला हुआ था। तो बड़ी मतलब मजे की लोगों की तरफ से जो है ना आपको कमेंट्स आते हैं और किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव होता है इन्फ्लुएंस के पाकिस्तानी ऐसे हैं वैसे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं मिली। आपने वॉल्ट विटमन और जेसी की स्टेट जो है ना वहां पर जाकर भी पाकिस्तान का झंडा लहराया, हमें बड़ी खुशी हो रही है सुन के। ये बताइए जो पूरा लूप 16,000 किलोमीटर का आपने किया है शानी अली, इसके लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है या फिर ऑन योर ओन आप अपने तौर पर भी इसको कर सकते हैं? अगर कोई और भी करना चाह रहा हो जो पाकिस्तान से अमेरिका का ट्रैवल करना चाह रहा हो या फिर अमेरिका के अंदर ही मौजूद हो?
अच्छा, इसमें परमिशन ऑफ कोर्स आपके पास सबसे पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा, सारी की सारी वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, और आपका जो पेपर वर्क है वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी मज़े की चीज़ ये है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान और पूरे के पूरे यूएस में जो मैंने इतना टाइम गुजारा, हर स्टेट के अंदर था, मैं किसी भी जगह मुझे किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरह के कोई पेपर चेक के अंदर मुझे किसी भी तरह का कोई सामना नहीं करना पड़ा। अगेन वही बात है, आपका एक रोड बिहेवियर होता है, आप रिस्पेक्टफुली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं एज अ ट्रैवलर, एज अ प्रोफेशनल, तो मुझे किसी भी तरह का वो मसला नहीं हुआ। लेकिन आपका पेपर वर्क जो है ना, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर मतलब वीज़ा इशू होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सही होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरी इंश्योरेंस, मेरा लाइसेंस, वो सारी चीज़ें किसी भी बंदे ने कोई चेक नहीं की। ऐसा नहीं कि आप वो रख नहीं सकते, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपकी मतलब ज़रूरत होती है ट्रैवल करते हुए। लेकिन अमेरिका में एंटर होते हुए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका रिकॉर्ड, आपकी सोशल प्रोफाइल्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना अपने मुल्क को, तो उस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा चेक करना चाहिए कि सारे पेपर वर्क ठीक है या नहीं है। बहुत शुक्रिया शानी अली हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपका वर्ल्ड व्यू तब्दील होगा। अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप के लिए तो कुछ करें, एक्सपोजर के लिए तो कुछ करें। जब आपको एक्सपोजर मिलता है, आपके सामने दुनिया खुलती है, और अल्लाह ताला कहता है मेरी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, निकल कर देखो। शानी अली बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं उन तमाम लोगों की या उन तमाम खिलाड़ियों की, नौजवानों की जो पाकिस्तान को एक डिफरेंट फील्ड के ऊपर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। शानी अली ने किया अमेरिका में जाकर एक मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो करते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाकर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ट्रिनिडाड के अंदर पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। मेज़बान टीम जो है उसने अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दूसरे रोज़ के इख्तिताम तक 3 विकेटों के नुकसान पर अभी तक बना लिए 199 रन। और पाकिस्तान की जानिब से शान मसूद जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 88 रन पर नॉट आउट है। 88 रन पर नॉट आउट है, नहीं कि 88 रन बनाए नॉट आउट रहे, जबकि इमामुल हक ने 63 रन की जो कि है ना वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और एक अहम साथ था जो निभाया दोनों के दरमियान 155 रन्स की शराकतदारी, यानी कि शानदार उन दोनों की पार्टनरशिप रही। ताम बाबर आजम, जैसा कि हम लोग पहले भी गपशप कर रहे थे इस मामले के बारे में कि शायद कैप्टनसी के बोझ के नीचे बाबर आजम टूट जाएं या वो प्रेशराइज्ड फील करें। हमें ये नजर आया कि 23 रन बाबर आजम ने बनाए। अब क्या इसमें कैप्टनसी वाला बोझ है या जस्ट प्योर लक? लेट्स नॉट टू क्विक टू जज हिज परफॉर्मेंस। हम हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज जो है ना वो क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हम बहुत जल्दी में जज कर रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस को, या अभी हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा और उनको खेलते हुए देखना चाहिए? बहुत शुक्रिया आयशा और मुजम्मिल आपका। देखें, अच्छा लग रहा है कि आज की सुबह जो है नया हफ्ता शुरू हुआ है और हम क्रिकेट की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। नॉर्मली हम जब भी क्रिकेट का कोई सेगमेंट कहीं भी शुरू करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे जहनों में ज्यादा चल रहे होते हैं। मेरा ख्याल बाबर आजम तीसरी बार कप्तानी की इनिंग्स खेल रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन 23 रन जो उन्होंने बनाए हैं 38 गेंदों पर बनाए हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आते आते कॉट बिहाइंड हो गए, तो मेरे ख्याल में अभी उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन जो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान टीम जिसके खिलाफ 311 रन बने, और लग रहा था कि अगर आप परसों जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आप सुन लें, वो कह रहे थे जी 300 क्या 250 रन भी अगर वेस्ट इंडीज ने बना लिए तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी लीड लेगा। मेरे ख्याल में क्रेडिट बाबर आजम को तो जाता है कि वो लीडर हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को एक अच्छी पोजीशन पर इस वक्त खड़ा किया हुआ है। 112 रन के फासले पर है पाकिस्तान की टीम के वो वेस्ट इंडीज का 311 रन का हदफ बराबर करे और उसके बाद जितनी पाकिस्तान की टीम लीड ले सके। लेकिन जो अच्छी चीज है वो शान मसूद की बैटिंग है। हालांकि इब्तिदा में उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, स्लिप के ऊपर से बहुत सारी उनकी गेंदें निकली, लेकिन आप देखें एक तो शान मसूद को 16 टेस्ट मैचों के बाद कप्तानी से हटाया गया। पहली बार किसी कप्तान को नहीं हटाया गया, माजी में भी हटाया जाता रहा है, अब भी हटाया गया। लेकिन पीसीबी की तरफ से, पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से हटाते वक्त शान मसूद को जिस तरह क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद शान मसूद ने जिस तरह की बैटिंग की, जितने कॉन्फिडेंट अब वो नजर आ रहे हैं। देखें पाकिस्तान की ये कश्ती
जो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि तूफान से निकल गई है, ये उसी वक्त इसके नैया पार लग सकती है जब शान मसूद इस 88 को एक बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करें। तो मेरे ख्याल में हमारे वो पीसीबी के अफसरान, आकिब जावेद उनमें सरे फहरिस्त थे कि जब शान मसूद कप्तानी से हटे तो वो मीडिया पे जाके उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं, मुजम्मिल और आशा आपको एक मिसाल दूं, पिछले दिनों इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वहां भी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके बाद बेन स्टोक को कप्तानी से तो हटाया नहीं जा सका, एक टेस्ट मैच के लिए आए, लेकिन वो टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आप देखें, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक भी हमने बयान नहीं सुना कि उन्होंने बेन स्टोक के जाने के बाद, हालांकि वो बड़ा सीरियस वाकया था, मार कुटाई का एक वाकया किसी नाइट क्लब में पेश आया था, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ना किसी भी बारे में बयानबाजी से पहले थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कर लेना चाहिए। और अपने लोगों को अगर हमने डांट डपट करनी है तो साहब आप ठीक कह रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा में कर लेना चाहिए। जिस तरह आयशा कह रही है वो है प्रोफेशनल बोर्ड। थोड़ा सा जरा हम आ जाते हैं हमारी परफॉर्मेंसेज की तरफ, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इस तरह की नहीं है। एक आपकी बात काट रहा हूँ कि पैसों के मामले में तो हम बहुत प्रोफेशनल हैं। भट्टी साहब, मुझे पता था इसी तरह का कोई जवाब आने वाला है आपकी तरफ से, बट अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि आपने खुद कहा है कि बयानबाजी पहले शुरू हो जाती है, और ये बयानबाजी सिर्फ क्रिकेटर्स की तरफ से नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से भी होती है। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ आप से मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज काफ़ी अर्से के बाद हमें बात करने का मौका मिल रहा है, शान मसूद का हटाए जाना एज कैप्टन और बाबर आजम का आना, ये परफॉर्मेंस की बेस पर था, किस बेस पर किया गया? देखिए, जब शान मसूद 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर रहे थे तो जाहिर है 16 में से 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गए, लेकिन उन 16 टेस्ट मैचों में शान मसूद ने को 1100 के करीब रन्स बनाए थे। तो परफॉर्मेंस उनकी, हालांकि 1100 में जाहिर है विनिंग नोट पे तो कम इनिंग्स थी ना, लेकिन शान मसूद को जाहिर है चूंकि टीम हार रही थी, अंडर परफॉर्म कर रही थी, और क्रिकेट टीम गेम है, कोई इंडिविजुअल ना टीम को हर बार जितवाता है ना हर बार हरवाता है, तो सब लोग जिम्मेदार थे। बाबर आजम भी उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन ठीक है, पीसीबी के जो जिम्मेदार थे उन्होंने सोचा कि कप्तानी की तब्दीली जो है वो इस टीम के लिए नेक शुगून साबित होगी, तो ठीक है, आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, शान मसूद को हटा दिया। मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में, पीसीबी के बोर्ड रूम्स में ये क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मीडिया पे हम अगर आकर अपने प्लेयर्स को, अपने फॉर्मर कप्तानों को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये तो वो कीचड़ है जो हम अपने आप पे या अपने बदन पे मल रहे हैं ना, तो इससे फायदा कोई नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हमारे आज जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं शो, वो मैच के बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। मैं बॉलर्स को लेकर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, बिकॉज बैट्समैन पे तो चले हमने कर ली बात। जो बॉलर्स हैं उनमें आपको क्या लग रहा है, क्या पेसर्स उस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं? मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, पाकिस्तान के बॉलरों ने बुरी बॉलिंग नहीं की, और कल आप देखें मोहम्मद अली ने 4 आउट किए और 3 आउट किए मोहम्मद अब्बास ने। फिर आमिर जमाल विकेट नहीं ले सके, 2 विकेट मिली खुर्रम शहजाद को। लेकिन पाकिस्तान अभी जो लैग कर रहा है, ठीक है, हमें विकेट मिल गई, हमने 311 तक महदूद रखा वेस्ट इंडीज को, लेकिन वो जो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी थी ना, हमारे पास एक से बढ़कर एक स्पीड स्टार थे। तो जब गेंद डिलीवर होने के बाद हम टेलीविजन की स्क्रीन देखते हैं तो कोई 125 की स्पीड से गेंद कर रहा है, कोई 130, 132, लेकिन वो जो 140 से 142 की स्पीड वाले बॉलर नहीं आते, वो हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक, चूंकि पाकिस्तान ने एक न्यू लुक ये टीम है जिसमें मोहम्मद अली ने कमबैक किया है, आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है, अब्बास तो चले रेगुलर खेल रहे हैं, खुर्रम शहजाद भी खेल रहे हैं। लेकिन जो अच्छी चीज एक नजर आई कि कल लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के आखिरी 3 बैट्समैन 8 रन पर आउट कर दिए, तीनों विकेट मोहम्मद अली को मिले। तो मेरे ख्याल में यहाँ हम लैग कर रहे थे कि हमारे खिलाफ जो हरीफ टीमें थी उसके टेल एंडर्स स्कोर कर देते थे। इस बार हमने टेल एंडर्स को जल्दी से आउट करके पाकिस्तान टीम को एक बेहतर पोजीशन में पहुंचा दिया।
होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी बाहर हम for the देखें, best. उबैद शाह बैठे दैट्स ऑल वी कैन डू, होप फॉर द बेस्ट। दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि तैयारी तो क्रिकेटर्स ने करनी होती है, हमने तो बैठकर देखना होता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी आपसे एनालिसिस लेते रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। सजना मेरे को ओ माही कश्मीर दिया मेरी नथली दे माए बोल ओ नथली सोने दी ए अखियां साड़ दिए ओ हो सांवला रंग तेरा वो तो लशका मार दिए। मेरे कोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर मेरे पास खड़े हो जाओ। थोड़ी देर, ओए होए, थोड़ी देर के लिए मेरे पास खड़े हो जाओ। अब मौसीकी के जरिए आप, लोक गुलकारी के जरिए आप वो कुछ कह जाते हैं जो आप वैसे नहीं कह पाते हैं। और जो मैंने नथली पहनी हुई है नाक में, तुम उसकी तारीफ करो। अरे वाह, अरे वाह, करता है तारीफ या नहीं करता? नहीं। अच्छा जी, हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ बानो रहमत और उनकी टीम मौजूद है। हमने सोचा कि आज क्योंकि कश्मीर हो रहा है हर जगह पर, तो हम कश्मीर का एक नया रुख आपके सामने है कि फोक म्यूजिक जो है वहाँ का किस तरह का है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि बानो यहाँ पर आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन आज शिद्दत से हमें याद आई थी बानो की, और बानो के उन तमाम गीतों की जो हमेशा वो हमारे लिए लेकर आती हैं, तो उनको हम फॉर्मली वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप बानो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? हाँ, कुछ अर्सा पहले मैंने किया था, अमन का पैगाम, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, वो किया था मैंने। तो बस लगे हुए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ के बारे में काफ़ी सोचता हूँ कि जब शायरों को उनके नाम दिए जाते हैं, या जब एथलीट्स को उनके नाम दिए जाते हैं, उसी तरह सिंगर्स को फिर नाम दिए जाते हैं, तो कोयल कश्मीर, एक तो ये बात है कि ये कैसे आया नाम, और क्या कोई स्पेसिफिक इंसान था जिसने दिया, या आपको पब्लिकली कोयल कश्मीर बस एडमिट करना शुरू हो गया? ये काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी सालों के बाद मुझे वहाँ के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने मुझे ये दिया था, कोयल कश्मीर का ख़ताब दिया था। और उसके अलावा खुर्शीद शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो गए थे वहाँ पे, भुट्टो मेला हुआ था, आज से तकरीबन 10-15 साल हो गए। तो वो छोटी सी थी उस टाइम, उन्होंने मुझे मलका कश्मीर का, उन्होंने कहा कि मलका तरन्नुम का मैं ख़ताब नहीं दे सकता, ज़ाहिर वो एक ही हैं, और मैं इनको मलका कश्मीर का ख़ताब देता हूँ। तो ये दो ख़ताब जो हैं, कोयल कश्मीर आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और मलका कश्मीर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। मलका कश्मीर, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। एक मैं आपसे आंसर और चाहूँगा कि कौन सी ऐसी सिंगर हैं, गुलकारा हैं कि जो आपकी फेवरेट हैं, जिनको आप चाहती हैं कि अच्छा मैं इनको कॉपी करना चाहती हूँ? जब मैंने बाकायदा म्यूज़िक का आगाज़ किया था, तो उससे पहले मैंने लता जी को और मैडम नूर जहाँ को बहुत सुना है,
क्योंकि मेरे वालिद साहब जो उनकी शॉप थी रेडियो की थी, रिपेयरिंग का काम करते थे। पहले वो आर्मी में थे, तो फिर वो जब रिटायर हुए हैं तो फिर उन्होंने अपनी शॉप खोली। तो वो पूरा दिन जो है ना, वो म्यूज़िक जो है वो डैग उस टाइम होते थे, तो उस पर वो लता जी के गाने लगा के पूरा दिन, और मैं हमारा सामने घर था, तो पूरा दिन जो है ना वो सुनती रहती, और वो मेरे कानों में जो है ना वो रस खोलते थे। और मैडम ने अच्छा, जब मेरे वालिद साहब ने देखा कि यार इस लड़की में टैलेंट है, उन्होंने मुझे कहा एक दिन के बेटा ज़रा मेरे पास आओ, मुझे सुनाओ। तो मैं ज़रा जाती थी स्कूल में भी, कॉलेज में बाजी के साथ उनके साथ गाती थी। तो और इसके अलावा जब मोहल्ले में कोई आता था तो कहता था बानोई वाला गाना सुना दो, तो वो देखते थे कि यार मेरी बेटी की आवाज़ है, कभी इधर लेके जा रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है। उन्होंने मुझे बिठाया, कहते हैं मुझे सुनाओ। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने उसी दिन अहद कर लिया, क्योंकि उनको शौक़ बहुत था। मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरे वालिद साहब को, आज भी है और उस वक्त भी था। तो बस उन्होंने कहा कि मैंने इसको सिंगर बनाना है, तो बस उन्होंने मुझे मैडम नूर जहाँ के कुछ जंगी गीत जो हैं और जंगी तराने, वो मुझे तैयार करवाए। फिर कुछ सुनाइए आप जरा हमें। अमन का पैगाम वो मैं आपको आखिर में सुनाऊंगी। आप अमन का पैगाम शुरू करें, आप सुनाएं हमें अमन का पैगाम। वो मैं जो सॉन्ग है वो मैं आपको एंड पे सुनाऊंगी। उससे पहले जो है मैडम नूर जहाँ का जो ए वतन के सजीले जवानों है पुत्र हटाते, इससे जो है ना मैंने स्टार्टिंग ली, और उसके बाद फिर मैडम के गज़लें, गीत और काफ़ी सिंगर्स को मैंने जो है ना वो कॉपी। अच्छा, आज हम फोकस करेंगे कि हम कश्मीर के इर्द गिर्द ही रहें, कश्मीर के जो फोक जितने भी गीत है ना उनको ज़रा हम टच करें, उनमें से कुछ सुनाइए दोबारा से। ठीक है। कश्मीर में अभी मैंने आपको पहाड़ी ज़बान में सुनाया, और इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर हम जो है ना वो ब्यूटी भी है और अमन का पैगाम भी है, और ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके एक और गाना है मेरे पास, निकी निकी लोई तू बोल कागा, ये भी मैंने गाया हुआ है, ये भी मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए। सुनते हैं। अच्छा, निकी निकी लोई जो है, इसका व्यूअर्स मैं इनसे मतलब पूछ रहा था अभी सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले, और इन्होंने बताया कि इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी रोशनी। हाँ। लोई कहा जाता है रोशनी को, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी निकी निकी लोई तू बोल कागा, मतलब कि ये वो जो कवा होता है ना उसको काग बोलते हैं पहाड़ी जबान में, तो उससे मुखातिब है शायद। नहीं ऐसे नहीं, माइक पकड़ें और आप हमें सुनाएं जी। सुनाइए। बिल्कुल जी, क्यों नहीं। लोई वे तू बोल कागा, तल्ला दारू आवे, ओ तल्ला दारू आवे, मड़ा टोल राजा। निकी निकी लोई वे तू बोल कागा, तल्ला दारू आवे, ओ तल्ला दारू आवे, मड़ा टोल राजा। तैयारियां आवे मड़ा टोल दूर होवन बेजारियां। टोले दे कीते में कीतियां तैयारियां आवे मड़ा टोल दूर होवन बेजारियां। गले जीड़ी कीती ना बसार कागा, तल्ला दारू आवे, ओ तल्ला दारू आवे, मड़ा टोल राजा। अच्छा, एक और शेर, ये बड़ा अच्छा है। टोले चुगी में चूरी कुटिए, कुट कुट चोरी मड़ी बाँ हुटिए। टोले चुगी में चूरी कुटिए, कुट कुट चोरी मड़ी बाँ हुटिए। खेसी ना चूरी तू शौकीन चादा, तल्ला दारू आवे, ओ तल्ला दारू आवे, मड़ा टोल राजा। निकी निकी लोई तू बोल कागा। जी
जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसने हमें बहुत पावरफुल कर दिया है, रिसोर्सफुल कर दिया है, हम 1 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई पोस्ट किसी ऐसे इंसान की जिसको हम जानते हैं या शायद नहीं जानते, जो बहुत मशहूर है, मशहूर नहीं भी है तो हमारे सर्कल का हिस्सा है, तो हम एक अननोन प्रोफाइल बनाकर, अगर वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसके नीचे हेट कमेंट्स लिख सकते हैं, उसको ट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन ज़रिया अपने आप को पहचानने का कि जब आप किसी को देखते हैं तो आपको खुशी महसूस हो रही है या फिर आपके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है ना वो जागती जा रही हैं। ऐसा क्यों है मुजम्मिल कि दूसरों को देखते हुए या दूसरे अगर खुश हैं उनको देखते हुए जब मैं उनकी तजलील करता हूँ एक अननोन वेल के साथ, तो मुझे मुसरत महसूस होती है। मुझे मुसरत महसूस होती है। और आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए कि सिर्फ फेक प्रोफाइल्स बना के नहीं, अब तो हम इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि अपनी डायरेक्ट प्रोफाइल्स के साथ भी हम लोग जाके इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे। और एक चीज़ आप देखें कि क्योंकि हमारे माशरे में ताना देना और तंज करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो सोशल मीडिया के दौर के पहले से हम देखते आ रहे हैं कि आप किसी की अच्छी बात है, कोई बंदा क्रेजी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आया, तो बजाय आप उसको शाबाश देने के कि नहीं यार तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम बेहतर आगे जा रहे हो, हम सबसे पहले जाएंगे मजाक करने पे, टार्निश करने पे, लेग पुलिंग करने पे। अब वो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ज़्यादा बेबाकी के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे और पोस्ट्स पे सामने आती है। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, स्पेशली जेन ज़ी और जेन अल्फा जो है ना, उनके लिए तो शायद ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उन्हें आंख खोली है सोशल मीडिया के दौर के अंदर, और उनके लिए किसी को कुछ भी कह देना इट्स वेरी इजी। दैट्स व्हाई हमें नजर आते बहुत आउटस्पोकन है भाई। उसका रीजन ये उन्होंने आंख खोली है इस माहौल के अंदर। हमारे साथ वजीहा जफर साहिबा मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये एक ह्यूमन ट्रेट है, क्या वाकई में ऐसा होता है कि हम किसी सामने वाले को खुश देखकर उसकी तजलील करें तो हमें मुसरत महसूस हो, या फिर हमें सोशल मीडिया ने और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ने बना दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपने जो बात की ह्यूमन ट्रेट, मैं इसको कहूँगी कि ये इंसानों के अंदर जो है ना इमोशंस को ना हैंडल करने का ये चीज़ सामने आती है। हर इंसान को ना अपने अंदर झांकना चाहिए, और ये बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू जो आप देख सकते हैं कि आप क्या सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस शो कर रहे हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो ये चीज़ें पनपती रहेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। अगेन चले हमें कुछ चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन क्या हम दूसरे की तस्दील करके आवाज़ उठा रहे हैं? क्रिटिसिज्म भी आपको प्रोडक्टिव वे में करना चाहिए। फ्री स्पीच का नाम दे देना क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। ये फ्री स्पीच है, आज़ादी इज़हार राय है, मेरा मैं कर सकता हूँ। आप दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, आप दूसरे को, आपको उसकी मेंटल स्टेट नहीं पता। कितने लोग जो हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे आके बताते हैं कि कमेंट्स जो हैं या इस तरह की चीज़ें, मैसेजेस हमें कितना अफेक्ट कर रही हैं। सो आप पहले तो ये जो इंसान कमेंट कर रहा है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। यस, सुसाइड किए, डिप्रेशन में गए, एंजाइटी में गए, और स्टेटस भी लगाए हैं कि हम इन चीज़ों से कितना अफेक्ट हुए, डैमेज हुआ। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बताते चलें कि लड़कियों और लड़कों में, मेल और फीमेल जेंडर्स में, बिकॉज हमारे हार्मोनल प्रोफाइल्स डिफरेंट है, हम डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। कौन सी ऐसी चीज़ें जो लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो लड़कों को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं? अच्छा, लड़कियों के हवाले से देखा जाए ना तो वो मॉरल, वो इस तरह की चीज़ें देख रही होती है, ड्रेसिंग के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कमेंट करें। लेकिन अगर स्पेशली मेल की बात करें ना, तो वो जो हम अखलाकियात की बात नहीं करते कि ये लड़की ने ये, वो फीमेल को ज़्यादा कमेंट करते हैं मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल। आप जितनी भी प्रोफाइल देखेंगे फीमेल्स के नीचे, उसमें मेल्स के एक तो अजीब अजीब नाम होंगे आईडीज़ के, और उन्होंने अखलाकियात सिखा रहे होंगे, उनको ही बता रहे होंगे कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, किस तरह प्रेजेंस शो करनी चाहिए। तो ये जो अखलाकियात का दर्स है ना, वो ज़्यादातर मेल जो हैं वो भी फेक आईडी से दे रहे होते हैं, जबकि उनको अपनी उन चीज़ों पे मॉरल वैल्यूज़ की कोई उनकी वो मेजरमेंट नहीं होती है। सेकेंडली, आपने जो एक बात की ना कि क्यों लोग ये कह रहे होते हैं, किस तरह के, तो आपने पूछा, इसमें स्टडी आई थी 2014 में कि जो सैडिस्ट लोग होते हैं, जो बाकायदा इस पर रिसर्च है, जो सैडिस्ट लोग होते हैं, जो अपने इमोशंस को रियल लाइफ में नहीं कोप कर पाते, वो डिजिटल उस पर प्लेटफॉर्म में पूरा दिन उनका यही काम होता है। अगर काम कर रहे हैं तो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि उनको अपने इमोशंस को निकालने का कोपिंग तरीका, मैकेनिज्म उनका यही आ रहा होता है। यहाँ की नेगेटिविटी ली और किसी मासूम पे जाके फजूल में तनकीद का उसको निशाना बनाया, ट्रोल किया। अच्छा, आपके पास, आपके सिंस आपका बहुत सारे लोगों से आई एम श्योर रब्ता रहता होगा, कितने ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कितने ऐसे लोग आते हैं जो लोगों के ओपिनियंस की वजह से डिस्टर्ब हो के आते हैं? मैक्सिमम सारे, मैक्सिमम
पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चाहे डिजिटल हो या रियल लाइफ में हो, टॉन्ट, क्रिटिसिज्म, ये जब एक हद से आगे बढ़ता है, ये बाकायदा आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है तो और बहुत बुरी अब्यूज में भी काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये प्रॉपर अब्यूज, इसको इमोशनल अब्यूज कहते हैं हम, क्योंकि एक इंसान उसकी वजह से अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शादी के बाद स्पेशली फीमेल्स के केसेस बहुत रिपोर्ट हुए। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आपने अपनी कोई पिक्चर पब्लिक की है, कोई पोस्ट पब्लिक किया है, तो डेफिनेटली आपने अपने आपको प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि पहले तो आपके अंदर एक वो इमोशनल इस तरह के अब्यूज़ जो उसको हैंडल करने की अगर कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा सा कंटेन करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। बट ये जो साइकी है ट्रोलिंग की, इंसान क्यों करता है, और इससे जो हासिल होने वाली जो एक प्लेजर है वो क्या होता है? क्या ये हमारी वाकई में ह्यूमन ट्रेट का हिस्सा है? अगेन मैं उसी पॉइंट के ऊपर, क्या ये हमारी ह्यूमन ट्रेट का हिस्सा है या फिर ये हमें सोशल मीडिया ने सिखा दिया, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना दी है? देखिए, ओपिनियन देना और अटेंशन लेना ये ह्यूमन साइकी या ह्यूमन ट्रेट्स का पार्ट है। अच्छा लगता है इंसान को, उसको अटेंशन मिले और वो अपनी ओपिनियन दे और उसको कोई जज भी ना कर रहा हो, राइट? अब सोशल मीडिया में क्या है कि वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनको लग रहा होता है कि एक तो हमें कोई जज करने वाला नहीं है, सेकेंडली उन्होंने अपनी उस ओपिनियन को अपने ऊपर नहीं देखा होता, उसको फील नहीं किया होता, राइट? आप नोट करिएगा कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जो एम्पैथेटिक होते हैं, वो ये चीज़ कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। या वो कर भी दे, मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मैंने एक नीचे कमेंट कर दिया और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसको हर्ट तो नहीं कर दिया। एम्पैथेटिक लोग में ये सेंस होती है कि हम किसी को बेशक आप सही बोल रहे हो, करना क्या चाहिए, तो इसमें करना ये चाहिए, एक तो जिसके साथ ये हो रहा है, जिस अब्यूज से गुजर रहा है, वो क्योंकि उनको टेंशन चाहिए ना, आप उस पर कमेंट नहीं करें, आप उसको रिप्लाई नहीं करें। सेकेंडली, उस इंसान को आप अपने सर पे सवार नहीं करें, ओवर थिंकिंग नहीं करें। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन को आपको कम रीड करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप सेंसिटिव हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इंसान बार बार नेगेटिव कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे, लेकिन कुछ लोग कॉन्स्टेंटली आपके ज़हन पे सवार हो रहे हो। वही मैटर करता है कि आपकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, वो किस तरह की है। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते तो बिल्कुल सही वजह की बात मानिए, उनको ब्लॉक कीजिए, उनको निकालिए अपनी ज़िंदगी से। उनका होना नहीं या ना होना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं डालेगा, बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जिंदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है। मैं हमारे यूथ को एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहता हूँ यहाँ पे। आपका काम और आपकी काबिलियत, आपका हार्ट ऑफ हार्ट, मेरे एक बड़े करीबी हैं, वो कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट में आपको पता होता है। उस्ताद मानता हूँ मैं उनको अपना। अगर आपको आपके हार्ट ऑफ हार्ट में पता है आप ठीक काम कर रहे हैं, अपने काम को एवेल्युएट करें। उसके अलावा आपको कोई बंदा कोई कमेंट करता है तुम्हारा यूं काम खराब है, ये काम खराब है, तुम इस तरह से गाना ठीक नहीं गा सकते, डोंट नीड टू पे एनी अटेंशन टू देम। उन्होंने प्रोबेबली गाना कभी नहीं गाया, उन्होंने प्रोबेबली वो काम कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया कि जिसके ऊपर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे पास हुआ जाता है वक्त आज का खत्म। थैंक यू सो मच करने के लिए। और आपने हमारे पास आके इतने अच्छे टॉपिक पे इतने थोड़े से टाइम में इतना जबरदस्त इनपुट दिया अपना। इसी के साथ इंशाल्लाह ताला फिर सेम टाइम सेम चैनल होगी मुलाकात। मुज़म्मिल अली खान और आयशा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।